आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में बज़ाहिर हालात मामूल पर लौट रहे हैं, लेकिन कोरोना अंदर ही अंदर लोगों में सरायत कर रहा है। शहर में तबाही के बाद अब कोरोना का रुख दी इलाकों की तरफ है। रोजाना करीब 10,000 अफराद कोरोना के शिकार हो रहे हैं। अब हाल ये है कि हिंदुस्तान ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत महाराष्ट्र है, जहां अब तक 82,000 से जायद कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 42,000 से जायद एक्टिव केस मौजूद है। करीब 3,000 अफराद की अब तक मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने वाले कोरोना वॉरियर्स महाराष्ट्र पुलिस के 1,500 जवान इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और 33 से जायद जवानों की मौत भी हो चुकी है। सिर्फ धारावी में 1,899 अफराद कोरोना के मरीज हैं, जबकि 71 अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं पूरे महाराष्ट्र में 37,390 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि लगातार केसेस कोरोना के बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ कोरोना केसेस में इजाफा ही हो रहा है और महाराष्ट्र जो है एपिसेंटर बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस है। अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान की तो हालात ये है कि हिंदुस्तान ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें अनलॉक 1 चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी डील दी गई है और पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन इसके चलते हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है और यहाँ तक कि महाराष्ट्र पुलिस के 1,500 जवान इस बीमारी के अब तक शिकार हो चुके हैं और 33 से ज्यादा जवानों की अभी तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। धारावी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, सिर्फ धारावी में 1,899 अफराद कोरोना के मरीज हो चुके हैं और 71 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में 37,390 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी तेज़ी से बढ़ रही है। रिकवरी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो तशवीशनाक है। केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में रोज़ जो है केसेस कोरोना वायरस के बढ़ते ही जा रहे हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं। और जिस हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इटली को भी अब पीछे छोड़ दिया। जबकि कोरोना वायरस की शुरुआत में इटली सबसे काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ था। कोरोना वायरस ने इटली में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और अब हिंदुस्तान ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। कोरोना के केसेस इस कदर तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासर है हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से, तो अब तक 82,000 से जायद कोरोना के केस महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। 42,000 से जायद एक्टिव केसेस मौजूद हैं महाराष्ट्र में कोरोना के। करीब आपको बता दें 3,000 अफराद की अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र रियासती वजीर प्राजक्त तनपुरे साहब जुड़ चुके हैं। प्राजक्त तनपुरे जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्राजक्त जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपने राहुरी से सबसे पहले इलेक्शन लड़ा और पहली बार इलेक्शन वहां से लड़ा और आप जीत भी गए। अगर हम अहमदनगर की बात करें तो कोरोना वायरस के हवाले से अहमदनगर में किस तरह की सिचुएशन है और वहां पर क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले रहे हैं, क्या कुछ इकदाम कर रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस दी, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी, उन्हीं गाइडलाइंस के तरह से ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग ने काफ़ी स्ट्रिक्टली सारे नॉर्म्स फॉलो किए हैं। और अहमदनगर में लगभग 200 पेशेंट्स है पॉजिटिव और एक्टिव पेशेंट्स की बात करें तो 100 के भी कम एक्टिव पेशेंट्स है आज अहमदनगर में। ये मैंने भी काफी सारे तहसीलों को
जाके मीटिंग्स कंडक्ट किए, और मेरे जो सीनियर मिनिस्टर्स है यहाँ अहमदनगर के, और गार्डियन मिनिस्टर मिस्टर हकीम जी है, वो भी काफ़ी मतलब सभी अफसरों से काफ़ी बातचीत होती रहती है, सब जायजा लेते रहते हैं। और सारे डिस्ट्रिक्ट की जो बॉर्डर्स है, लगभग 22 चेक पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पे हमने लगाए हैं, तो दूसरे जिले से जो लोग आ रहे हैं उनके पासेस वहाँ पे चेक किए जाते हैं, और जो भी आदमी जो भी दूसरे जिले से अहमदनगर जिले में आता है उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन यहाँ पे करते हैं। मतलब होम क्वारंटाइन का ऑप्शन ऑलमोस्ट हमने नहीं रखा है, स्ट्रिक्टली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही हम लोग करते हैं। तो इसीलिए जो अभी जो पासेस देने के बाद जो मरीजों की, जो पॉजिटिव लोगों की नंबर जो बढ़ा है, वो काफी सारे लोग ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइंड है। अगर वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं रहते तो शायद ये नंबर और भी ज्यादा रहता, लेकिन बिकॉज प्रशासन ने काफी सारे उपाय लिए हैं, इसलिए ये नंबर काफी सीमित रखने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और मुझे जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ कि गांव में, देहात में अगर एक हाथ मरीज निकलता है तो जिस तेजी से शहरों में फैलता है उस तेजी से यहाँ पे नहीं रहा है, तो ये एक अच्छी बात आ रही है। और जिला प्रशासन जो है वो काफी इस पे नजर रखे हुए है, काफी सब नॉर्म्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लगभग ये पासेस जब नहीं थे तो स्टार्टिंग में हम लोग के जिले में एक भी पेशेंट नहीं था। इनफैक्ट जो तबलीगी जो उसके जो पेशेंट्स फॉलो सामने आए, उसके थोड़े केसेस सिर्फ अहमदनगर सिटी, संगमपुर और रामखेड़ ऐसे 3 जगहों पे पूरे से स्टार्टिंग में पेशेंट्स थे, वो भी हमने फैलने से रोका, काफी हद तक उसको भी कंट्रोल किया था। लेकिन जहां से थोड़ा बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग आना शुरू हुआ है, तब नंबर बढ़ने लगा है, लेकिन फिर भी वो काफी सारे लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, इसलिए उसका जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो नहीं हो रहा है अब तक। जी बिल्कुल। प्राजक्त जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र हुकूमत में यंग फेसेस, यंग मिनिस्टर्स काफ़ी है, और ऐसे में आपका महाराष्ट्र हुकूमत में क्या कंट्रीब्यूशन है, कंसिडरिंग कि महाराष्ट्र इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना हुआ है? नहीं, ये मैंने पहले भी आपसे बोला कि जिस तरह से जो गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, स्टेट गवर्नमेंट, वो सब मैं, मेरे साथी सब मिनिस्टर, सब लोग हम अपने अपने ज़िले में या फिर राज्य में हर जगह पे जाके जायज़ा ले रहे हैं। सब जो पॉलिसीज़ है वो इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही, इसका भी हम लोग सब जायज़ा ले रहे हैं। मैं खुद अहमदनगर के अलावा वर्धा, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का भी मैं जब गया था, वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे मीटिंग्स कंडक्ट की है। हम लोग सारे अपने ज़िलों में भी इसका सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और ये कोरोना के ये तो है, इसका सब हम लोग सब मिनिस्टर्स लोग इसका पूरा ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सब ये जो पॉलिसी है वो फॉलो हो रही नहीं, उसका सब जायजा हम लोग सब लोग ले रहे हैं। और मुझे कुछ थोड़े एरिया छोड़ के बाकी सब जगहों पे काफी सिचुएशन कंट्रोल में लाने की हम लोग सब पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। जी प्राजक्त जी, निसर्ग तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो इसके लिए क्या कुछ जो इकदाम आपकी मिनिस्ट्री कर रही है? यस, या जो निसर्ग जो साइक्लोन था उसने सबसे बड़ा जो अटैक है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, और मैं परसों रायगढ़ में था जी। ना मैंने मीटिंग कंडक्ट की, लेकिन खुद ग्राउंड पे जाके मैं सिचुएशन को असेस किया हूँ, और काफी बुरा नुकसान, पर्टिकुलरली अगर रायगढ़ की हम बात करें तो सबसे ज्यादा नुकसान रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वहां पे भी पेंड, रोहा, श्रीवर्धन, ऐसे 4-5 तहसील है वो और भी ज्यादा, वहां पे अलीबाग है, काफी हिट है। तो ग्राउंड पे जब मैं सिचुएशन को असेस किया, किसानों से मिला, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने वाले वर्करों से मिला, और सब अफसरों से मीटिंग भी, हेलो जी, हाँ, अफसरों से मीटिंग की, तो ऐसा लगा कि वहां का जो डिस्ट्रिक्ट का जो मैन पावर है महावितरण डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का, तो उससे सिर्फ उन लोगों से काम होने वाला नहीं है। अगर सिर्फ उन लोगों के भरोसे हम लोग बैठे
तो शायद महीना लग सकता है इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने में। तो व्हाट वी डन कि हम लोग ने काफी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनसे भी लगभग 50 अफसर्स को हम लोग वहां पे डिप्यूट किए हैं, और जो मेंटेनेंस की टीम्स है बाहर से जिलों बाहर के नजदीकी जिलों से हमने काफी मेंटेनेंस की जितनी सारी टीम हम लोग को पॉसिबल है वो भी हम रायगढ़ में डिप्यूट कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन एक थोड़ा सा उसमें मुसीबत ऐसी आ रही है कि बिकॉज ऑफ कोरोना काफी मजदूर दूसरे राज्य चले गए हैं, अपने अपने गांव चले हैं, और ये की वजह से दूसरा जिले में आने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन फिर भी हम लोग जितना से ज्यादा वर्कफोर्स रायगढ़ में देने का हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं, और डेली आवरली उसका मॉनिटरिंग हो रहा है। मैं खुद सभी जो अफसर है उनसे संपर्क में हूं। मैं कल परसों रायगढ़ में था, मैं आज कल वापस स्थिति का जायजा लेने के लिए रायगढ़ में वापस जा रहा हूं। और एक अच्छी बात मुझे वहां पे ऐसी लगी कि जो गांव के लोग हैं वो शिकायत करने की जगह खुद सामने आकर जो इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करने वाले हमारे वर्कर्स है उनको खुद उन लोग कर रहे हैं, ताकि भी समझ रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है, लेबर का शॉर्टेज है, इसलिए गांव के लोग भी सामने आके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लोगों को भी वो भी खुद आके मदद कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी लोगों को ये थोड़ा सा आह्वान करूंगा कि सिचुएशन बहुत खराब है, मजदूरों की भी थोड़ी शॉर्टेज आ रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सीरियस है कि इलेक्ट्रिसिटी जल्द से जल्द रिस्टोर हो सके, और गांव वालों के अब तक सहयोग कर रहे हैं, वैसे और भी अगर सहयोग करें तो हम सब मिलके ये सिचुएशन को ज्यादा अच्छी तरह से सामने उसको निपटा सकेंगे। और मुझे आई एम प्रीटी कंफर्म कि थोड़े ही दिनों में ये जैसा और भी जिलों में भी ये अफेक्ट हुआ है, तो जैसे वहां का थोड़ा सा निपटा जाएगा तो और भी लेबर फोर्स हम लोग रायगढ़ में डिप्लॉय करेंगे, और जल्द से जल्द सिचुएशन रिस्टोर करने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। और मैं ये भी एक निर्देश अफसरों को दिया है कि ये हाल में जो मेंटेनेंस वाले कॉन्ट्रैक्टर्स है, अगर इस सिचुएशन में अगर कोई गड़बड़ करता है, कोई काम को सीरियसली नहीं लेता है, तो सीरियस एक्शन उन पे लेना चाहिए। ये भी मैं थोड़ा सा भी, लेकिन ये एक्शन लेने का टाइम नहीं है एक्चुअली। जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, अगर ये सिचुएशन में अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को अगर कोई मदद नहीं कर रहा है तो उसको भी या फिर काम में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। दिस इज अ नीड कि हम लोग को सबकी जरूरत है अभी। जी बिल्कुल। प्राजक्त जी, ये बताएं कि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं होंगे। गवर्नर ने ये फैसला पलट दिया, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान हैं, आप क्या कहेंगे? ये बात मैं थोड़ा विस्तृत में कहना चाहूंगा कि ये जो मैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के कैबिनेट मिनिस्टर है उदय सामंत जी है, और मैं राज्य मंत्री हूँ, तो हम लोग दोनों ने इसके ऊपर काफी विचार किया है। हम लोग काफी मीटिंग्स भी कंडक्टेड, काफी मीटिंग्स हम लोग ने कंडक्ट की वाइस चांसलर के साथ, जो कमेटी बनी थी उसके साथ। तो यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी तो उसके सहारे हम लोग ने जो इंटरमीडिएट ईयर्स थे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इंजीनियरिंग के बारे में थर्ड ईयर, तो वो एग्जाम्स तो हम लोग ने कैंसिल कर दी कि उसको वो स्टूडेंट्स को वापस एग्जाम देने का चांस भी मिल सकता था। और फाइनल ईयर का जो एग्जाम्स था, फाइनल ईयर का, तो वी डिसाइड कि जुलाई में एग्जाम्स होंगे, ऐसा हम लोग ने पहले मीटिंग में डिसाइड कर लिया था। लेकिन वहां हम लोग ने ऐसे भी कहा था कि अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो विल अगेन रीथिंक अबाउट दिस ऑप्शन, जो कि हम लोग ने वापस मई के थोड़ा एंड में ऐसा लग रहा था कि अभी नंबर्स तो और भी बढ़ रहे हैं, मुंबई पुणे तो और भी रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन काफी सारे हैं, तो नंबर्स कम नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग ने इसके ऊपर वापस ये ऑप्शन जो एग्जाम लेने का था उसके वापस हम लोग ने रीथिंक किया, और मैंने खुद काफी सारे स्टूडेंट से बातचीत की, मैंने काफी सारे प्रोफेसर से बातचीत की, मैंने काफी सारे वाइस चांसलर से बातचीत की। इनफैक्ट मैंने ये एक मुद्दा मुझे ऐसा लगा, अहम लगा कि जो पर्टिकुलरली जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग के हैं या और भी है, उनको कैंपस इंटरव्यू में जॉब लग चुकी है। और अगर हम लोग एग्जाम पोस्टपोन करने का इसमें अगर डिसीजन लेते हैं
तो उनकी जो काफी मेहनत के बाद जो जॉब उनके हाथ में पड़ी है वो खतरे में आ सकती है। तो इसलिए एग्जाम पोस्टपोन करना, फिर मैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के काफी जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स है उनसे भी मैंने काफी सारे लोगों से बातचीत की कि क्या करना चाहिए। तो उनका भी ये ओपिनियन आया कि अगर एग्जाम हम लोग पोस्टपोन करते हैं तो थोड़ा काफी कंपनीज तो जॉब थोड़ा सा जो ऑफर किए हैं स्टूडेंट्स को वो थोड़ा जॉब पर खतरे में आ जाएंगी, शायद दूसरे किसी स्टेट से वो हायर करेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए वी थॉट कि जो एवरेज परफॉर्मेंस स्टूडेंट का है, अगर कोई इंजीनियर का बंदा है जो 8 सेमेस्टर्स वो पढ़ाई करता है, अब ये 8वीं सेमेस्टर चल रही है, उसने अगर 7 सेमेस्टर्स अच्छा परफॉर्म किया है, एवरेज मार्क्स अच्छी है, और 8वें सेमेस्टर में भी जो इंटरनल इवैल्यूएशन अब तक उसका हुआ है वो भी अगर अच्छा है, तो आई थिंक उसको ये जुलाई में ये सब कोरोना के इसके बैकग्राउंड में एग्जाम को बुलाना तो बिल्कुल जायज नहीं है। उसके एग्जाम अगर हम लोग पोस्टपोन करते हैं तो उससे भी उसका जॉब अगर खतरे में जा सकता है। तो वी डिसाइडेड कि एग्जाम नहीं हो, उनके जो 7 सेमेस्टर है या फिर नॉर्मल कोर्सेज के बारे में 5 सेमेस्टर है, उनका एक एवरेज निकाला जाए और वो हिसाब से वो एक पासिंग कर दी जाए। और उसमें भी अगर किसी को लगा कि मैं शायद और भी एग्जाम होती तो मैं और अच्छा कर सकता था, तो उसको फिर स्थिति नॉर्मल हो जाने के बाद उसको फिर और एक ऑप्शन हम लोग देने वाले थे कि आप एग्जाम दे दो। और उसमें 80 के स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इशू था, जिसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं, उदय सामंत जी और आदित्य ठाकरे जी और मेरे पक्ष की हमारी नेता सुप्रिया सुले जी, वो भी काफी इसमें काफी मुझे इनपुट्स देती रहती है, वो भी काफी मुझे पूछताछ करती रहती है कि कैसा क्या करना चाहिए। तो उनके बारे में क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग लेने वाले हैं। और इसके बाद जो आपने पूछा कि कुछ बीजेपी के नेता राज्यपाल जी से मिले और फिर ये हुआ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स लोग को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें जो कि कानूनी जो कुछ मामले हैं वो उससे निपटाएगी और शायद से यही डिसीजन वापस हम लोग लेने की पूरी इसमें है। जी प्राजक्त जी, कोरोना वायरस ने एजुकेशन को काफ़ी हिट किया है, काफ़ी मुतासर किया है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स का प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, किस तरह से उसको कवर किया जाएगा? क्या आपकी मिनिस्ट्री कोई प्रोग्राम लेके आ रही है? नहीं, इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट के जो लोग हैं उनका काफी सारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। पोस्ट ग्रेजुएट का थोड़ा सा सिलेबस जो बाकी था, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है कंपेयर टू अंडर ग्रेजुएट, तो वो काफी ऑनलाइन से काफी कुछ माध्यम है उनको लेकर वो पूरा करने की कोशिश की गई है। और आने वाले फ्यूचर में से यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दी है कि अगस्त में कॉलेजेस चालू किए जाए सेकेंड और थर्ड ईयर के, और फर्स्ट ईयर का कॉलेज जो है वो सितंबर में चालू की जाए, तो वो अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती तो वो हो जाएगा। अगर नहीं रहती है तो भी ऑनलाइन लोग क्या कर सकते हैं, क्या और रिसोर्सेज हम लोग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन दे सकते हैं, क्या नया कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो कंटेंट जो डेवलप किया है वो सभी जगह पे जाने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने कमेटी अपॉइंट की है। और मुझे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो अच्छा एक नए रिसोर्सेज हम लोग स्टूडेंट के सामने लेके जाएंगे, ताकि अगर भी हो जाए तो भी स्टूडेंट्स को एक अच्छी पढ़ाई का एक माध्यम हम लोग ऑनलाइन के जरिए उपलब्ध कर दे या किसी और जरिए से उपलब्ध कर दे। इसका भी एक कमेटी गठित की है, उसका भी मुझे आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उसका अच्छा एक कुछ तो नतीजा लेके हम लोग सामने आएंगे। जी प्राजक्त जी, मेडिकल एग्जाम्स को लेकर आपकी मिनिस्ट्री क्या कुछ मेजर्स लेगी? नहीं, ऐसा है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, उसमें मेडिकल का एक अलग से डिपार्टमेंट है जी। तो वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आता नहीं, इसलिए मैं काफी बारीकियों में उसमें गया नहीं हूँ। तो लेकिन जो हमारे सीनियर मिनिस्टर है अमित जी देशमुख, वो उनका वो मिनिस्ट्री है, तो आई थिंक वो सब बारीकियां देख के कुछ जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा स्टूडेंट्स का सब हेल्थ का और उनका करियर का विचार करके वो भी कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं बीइंग हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, सो वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा इस कुछ बोल नहीं सकूंगा वो विषय। जी
प्राजक्त जी, ये बताएं कि बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही है आपकी सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर, कि महाराष्ट्र सरकार फेल हो गई महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल करने में, और ऑपोजिशन मिलके जो है इस पूरी सिचुएशन को पॉलिटिकल बना रही है। उस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को कुछ कहने का, अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है, तो हर कोई अपना मत कर सकता है जी। लेकिन मैं एक बात थोड़ा सबके सामने रखना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी मुंबई है जी। काफी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुंबई में आते हैं। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो काफी सारे फॉरेन के लोग यहाँ पे मुंबई में आए। मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी है, जो स्लम एरिया है वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सब देखते हुए अगर आप बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिचुएशन एकदम कंट्रोल है। लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार ऑनेस्टली, ये वर्ड को आप नोट कीजिए कि ऑनेस्टली जो इस घड़ी में राजनीति को दूर रखते हुए जो कुछ भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ऑनेस्टली हम लोग ये सिचुएशन को कंट्रोल लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री है राजेश जी टोपे जी है, वो भी बहुत मतलब वॉर फ्रंट पे सब वो काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो मुझे ये कहना है कि ये स्थिति में कोई राजनीति करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या कुछ सुझाव, ये संकट का समय है, इस समय में विपक्ष को भी सरकार को अगर कुछ सूचनाएं हैं तो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने एक बार सबकी मीटिंग भी ले ली थी, सब विपक्ष की भी मीटिंग ले ली थी, उनके भी कुछ सुझाव रहेंगे तो उनका भी आदर किया है। तो ये स्थिति एक सब मिलजुल के इस संकट का सामना करने की स्थिति है। इस समय में काफी खेद मुझे होता है कि अगर कोई राजनीति कर रहा है। अगर राजनीति ही करनी थी तो हम लोग भी कर सकते थे कि केंद्र के कुछ निर्णयों पे हम लोग भी बोल सकते थे जी। लेकिन हमें ये पता है कि आज का वक्त देश को एक साथ एकजुट रहने का वक्त है। प्रधानमंत्री के ऊपर टीका टिप्पणी करने का ये वक्त नहीं है। पॉलिटिक्स करने के लिए इस स्थिति में से हम अगर अच्छी तरह से गुजरेंगे, पॉलिटिक्स के लिए तो काफी वक्त पड़ा है, तब देखा जा सकता है। लेकिन आज का वक्त जो है ये सभी एकजुट होके ये स्थिति का मुकाबला करने का वक्त है। आदरणीय पवार साहब आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी वो दिए लगाने का आह्वान किया था, तो आदरणीय पवार साहब हम लोग सभी ने वो फॉलो किया था कि ये स्थिति में एकजुट की भावना दिखाने के लिए, पॉलिटिक्स नहीं दिखाने, हम लोग ने भी ये सब किया था। हम लोग किसी पे क्रॉस कभी किया नहीं है उनको। तो मैं आपके माध्यम से भी विरोधी पक्ष को ये कहना चाहूंगा कि ये स्थिति जो है ये राजनीति करने का वक्त नहीं है और ये उनको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए जी। बिल्कुल। प्राजक्त तनपुरे साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।